गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 6 हिस्ट्री का ट्रेड टाउन्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा था, ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। हमने इसमें टाइप्स ऑफ टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल्स, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द पोर्ट टाउन्स एंड फाउंडेड टाउन्स के बारे में पढ़ा था। नाउ we will talk about a closer look at the three cities. The three cities name are the Hampi, Masulipattnam and Surat. Now we will read about the Hampi. Hampi का नाम कैसे पड़ा? Like a grand capital city, Hampi is located on the banks of the river Tungabhadra in northern Karnataka. The name Hampi is an anglicized version of the कनाडा वर्ड, यानी कि जो हम्पी का जो नेम है वो एंग्लिसाइज वर्जन यानी कि एक रफ लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं इसको। इट इज़ कम फ्रॉम द कनाडा वर्ड हैम, ड्राइव फ्रॉम द पंपा एंड एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। हम्पी स्टैंड अमंग द रूइंस ऑफ द विजयनगरा, द फॉर्मर कैपिटल ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, यानी कि इट इज़ अ फॉर्मल कैपिटल ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। इन नॉर्थन कर्नाटका इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज Virupakshapura after the name of the patron deity of the Vijayanagara ruler, यानी कि it comes नाम द विरूपक्षा। The empire was founded by the तेलुगु princes, यानी कि जो ये जो इनके डाइटीज थे विरूपक्षापुरा के बाद आफ्टर द नेम ऑफ द पैट्रोन्स द डाइटी ऑफ विजयनगरा द रूलर नेम वॉज द विरूपक्षा एंड हु वॉज द एम्पायर ऑफ द तेलुगु प्रिंसेस। हरिहरा एंड द बुक्का इन 1336 it reached the height of its glory under Krishna Deva Raya. Hampi was chosen as the capital due to its strategy, यानी कि हम्पी जो नाम था वो किस लिए चूज़ किया गया था? ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजी लोकेशन बाउंडेड बाय द रिवर तुंगभद्रा ऑन द वन साइड एंड द डिफेंसिव हिल्स ऑन द अदर साइड। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे जिन्होंने यहाँ पे विजिटेड किया था इसको विजयनगरा को देखने के लिए, एंड दे ऑल डिस्क्राइब द सिटी as a good city, good architecture and buildings has splendid arch, domes, pillar halls, well-planned orchard, pleasures, etc. The account of the Domingo Pais who visited the court of Krishna Deva Raya is particularly unique as it provided a vivid account of the Vijayanagara plan. उन्होंने यहाँ पे इसको जो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था, ब्यूटीफुल फॉर द ब्यूटीफुल प्लेस। देयर वर मैनी टेम्पल्स इन द सिटी इंक्लूडिंग द विटालक्ष्मी एंड विरूपक्षा टेम्पल। इन्होंने उसको एक ब्यूटीफुली प्लेस सिटी एक्सप्लेन किया ड्यू टू फॉर देयर इंक्लूडिंग विठालक्ष्मी एंड द विरूपक्षा टेम्पल। द टेम्पल वर हब ऑफ द कल्चर एक्टिविटी एंड देवर दिस टेम्पल डांसर्स परफॉर्म। यहाँ पे क्या था कि कुछ भी स्टार्ट होता था तो टेम्पल्स के अंदर डांसर्स परफॉर्म करते थे, एंड देवर रॉयल्टी एंड मासेस रिमेन ऑफ द रोड्स एंड शॉप्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रोड leading to the Virupaksha temple, suggested that the temple was a center of commerce as well, यानी कि जो वहाँ के मंदिर थे वो it was the कि the temple was suggested for a center of commerce also. According to the Akbar Razak, a huge tank was built with the help of the Portuguese masons. Channels were constructed to supply water for the tank to different parts of the city. Now दो जो विजयनगरा था दे एन्जॉय वॉल्यूमिनस मैट्री ट्रेड विद द सेवरल, यानी कि दे ऑल्सो एन्जॉय फॉर द ट्रेड ऑल्सो, एंड द कंट्रीज वर द पर्शिया, अरेबिया, अफ्रीका, मलायम आर्किपिलगो, बुर्मा, चाइना, न्यूमरस आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन रीजन। हम्पी कंट्रोल द इंटरनल ट्रेड, यानी कि हम्पी ने क्या किया? इंटरनल ट्रेड को भी कंट्रोल किया फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुला। एक्सपेक्ट अ फ्यू प्रिंसिपलिटीज अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट। नाउ द मेन आर्टिकल्स जो थे यहाँ के जो एक्सपोर्ट होते थे वो थे गोल्ड स्पीसीज, कार्डमन एंड द पेपर्स, एंड प्रीशियस स्टोन्स ऑल्सो लाइक ज्वेल्स, स्पाइसेस, कॉटन, आइवरी, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड देवर, यानी कि क्या था? एक्सपोर्ट होते थे। एंड द परफ्यूम्स वर द मेन आइटम ऑफ द ट्रेड विद द चाइना। द आर्टिकल्स ऑफ द इम्पोर्ट वर सैफ्रॉन, कोरल, नाइफ्स एक्सेट्रा ऑल्सो। नाउ मसूलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम का नाम कैसे पता? मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम इज अ सिटी to Coromandel coast of the Andhra Pradesh in India. The city derives its name from the gateway to the town decorated with the eyes of a fish, machili, right?
इसका जो नाम पड़ा है मसूलीपट्टनम का, मसूलीपट्टनम, और इसको मछलीपट्टनम के नाम से बोला जा सकता है. एंड द टाउन डेकोरेटेड विद द आइज ऑफ अ फिश, मछली. It was founded in the 14th century with the Arab traders, right? And the town is also become a international trade and the commerce for the Dutch, the English, and the French. The Dutch had established a factory at the Masulipatam after the receiving a firman from the Qutbu Shahi rulers. The English East India Company also set up the trading center in 1611, right? And during the Carnatic Wars they lost the port city temporarily to the French and the British conquered in again. यानी कि जब ड्यूरिंग द कार्नेटिक वार्स हुए थे तो उस टाइम पे उसने क्या किया था, अपनी जो टेम्परेली जो उसकी जो पावर्स थी, ही हैज़ लॉस्ट द पोर्ट सिटी टेम्परेली टू द फ्रेंच. द ब्रिटिश कंक्वेड इट अगेन अलॉन्ग विद द नॉर्थन सिरसार्स इन 1759 CE. इन द बिगनिंग मसूलीपट्टनम ट्रेड विद द कंट्रीज़ लाइक, जो इसका मसूलीपट्टनम का जो ट्रेड था वो कौन कौन से देशों के साथ था, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड मलेशिया. एंड उसके बाद क्या हुआ, जो उसने सेटलमेंट इस्टेब्लिशमेंट की थी, सेलिंग्स जो किए थे अरब कंट्रीज़ के साथ किए थे, और जो वहाँ पे जो मेन आर्टिकल्स थे मुस्लिन और डायमंड्स थे, और विच इज़ फेमस फॉर द कलाकारी टेक्सटाइल्स. और जो ये जो होते थे डाई कलर्स में होते थे और ये क्लोथ के ऊपर यूज़ किए जाते थे, राइट, बम्बू पैम्प्स वगैरह से, विच इज़ नोन एज अ कलम इज़ नोन एज द बम्बू, यानी कि पैन बनते थे. कलाकारी क्लोथ्स हैड द रेडी मार्केट इन वेस्ट एशिया, यूरोप. अंडर द मुगल्स मसूलीपट्टनम हैंडल ए लॉट ऑफ ट्रेड अमंग द डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया, लाइक तंबाकू, डाइट, कॉटन, टेक्सटाइल्स वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मसूलीपट्टनम टू बंगाल. यानी कि ये ट्रेडिंग भी करते थे कहाँ से, मसूलीपट्टनम टू बंगाल. एंड द लार्ज amount of indigo were transported from the Bengal to Masulipatam. Now Surat, as we all know, Surat is also famous for the trading. Now Surat now is the biggest city of the western India, is located on the bank of the river Tapti. It present day Gujarat. During the medieval period it grew to acquire in the stature of the major port city and trading centers. यानी कि it was also seen a gateway to the west traders. और यहाँ पे जो ये पोर्टुगीज ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थी. यानी कि ड्यूरेट बर्बोर्ड्स आर डिस्क्राइब इट एज ए इम्पोर्टेंट सी फोर्ट. यानी कि जो पोर्टुगीज ट्रैवलर थे ड्यूरेट बर्बोसा, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया सी पोर्ट के लिए. द मुगल रूलर ऑल्सो सूरत फॉर द मुगल रूल सूरत ऑल्सो बिकेम द मेन कमर्शियल सिटी ऑफ इंडिया. दिस टाउन वॉज अ मेजर सेंटर्स फॉर एक्सपोर्ट. यानी कि जो मुगल एम्पायर के जो सेंटर्स थे, दिस इज़ ऑल्सो बिकम अ एक्सपोर्ट सेंटर्स. और जो यहाँ पे एक्सपोर्ट जो किया जाता था बेसिकली सूरत के अंदर जरी वर्क, ज्वेलरी, सिल्क, फैब्रिक आदि का किया जाता था. बाय द एंड ऑफ द 16th century सूरत वॉज अंडर पोर्टुगीज कंट्रोल. यानी कि जैसे यहाँ पे पोर्टुगीज ट्रैवलर आए थे, उन्होंने इसको सी पोर्ट का नाम दिया था, उसी तरीके से बाय द एंड ऑफ द 16th century सूरत वॉज अंडर द पोर्टुगीज कंट्रोल. लेटर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इट a ट्रेड ट्रांसिट पॉइंट इन 1612. बट द ब्रिटिश जो थे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया इस पोर्टुगीज नेवल सुपरमी and they obtained imperial farman from the Jahangir to establish a British trading post to the factory at Surat. However, Surat began to decline towards the end of the 17th century. But the Maratha leader Shivaji ransacked it 1664 CE. Mughals lost control over its market and productivity. Now, craft and technology. Craft and technology के the different types of craft practiced in the Indian subcontinent as and this is also well known for their aesthetic यानी कि सौंदर्य, फंक्शन एंड मॉनेटरी वैल्यूज़ यानी कि मौद्रिक वैल्यूज़ के लिए ये फेमस था. द आर्टिस्ट, वीवर, पेंटर्स, मैसन, स्टोन कटर्स ऑल वर फेमस फॉर देयर क्राफ्ट इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड दे जो उनका जो कॉन्सेप्ट होता था वो बहुत ब्यूटीफुल होता था, इनोवेटिव होता था. उनके जो डिज़ाइंस होते थे बहुत सुंदर होते थे. यानी कि पैटर्न्स ट्रांसलेटेड, जो उनके डिज़ाइन पैटर्न्स होते थे वो दे वर ट्रांसलेटेड ऑन द क्लॉथ, पेपर एनी अदर बेस. ज्वेलरी, कारपेट्स, फर्नीचर, परफ्यूम्स, होम्स फर्निशिंग्स, कल्चर एक्सेट्रा. और जो ये सब कुछ होते थे बेटा रॉयल फैमिलीज़ में भी यूज़ होते थे. रॉयल फैमिलीज़ वर क्लोथ्स ऑफ सिल्क, muslin, brought along with the pearl, gold jewelry and the used musk as well. Right now
अब कॉटन जो था, कॉटन ऑल्सो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग ऑल द फैब्रिक्स यूज इन दिस पीरियड. अकबर एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ, जो अकबर था उसने एनकरेज किया किसके प्रोडक्शन को, सिल्क के प्रोडक्शन को. एंड बंगाल बिकम अ थ्राइविंग सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, रॉ एंड सिल्क. और जो विलेजर्स होते थे बेटा वहाँ के, ऑल्सो दे वर ऑल्सो एंगेज दैमसेल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट. और जो इंडियन क्राफ्ट पर्सनस थे बेसिकली, और जो ट्रेडिंग का जो काम करते थे, यानी कि यूरोपियन फैक्ट्रीज टाउन्स लाइक मद्रास एंड कैलकाटा, and they organized themselves into guild. Indian craft person were also adept the profession at their scales, and they could reproduce the most difficult European design and patterns with perfection. Now internal external यानी आंतरिक और बाहरी व्यापार किस तरीके से करते थे. Account of the foreign traveler shed ample light on the self-sufficiency of the villages, towns and the cities. The major जो articles internal trade के जो articles थे इनके wheat, rice, sugar, textile and species, शी एंड लैंड रूट्स वर यूज टू कंडक्ट ट्रेड. यानी कि जो ये इंटरनल जो ट्रेड होता था वो सी रूट के थ्रू, सीड एंड लैंड रूट के थ्रू होता था. सुपीरियर क्वालिटी राइस, शुगर फ्रॉम कनौज, व्हीट फ्रॉम द पंजाब शुगर केम एंड टेक्सटाइल फ्रॉम बंगाल फाउंड देयर वे टू मार्केट टू दिल्ली. नाउ ट्रेड रिलेशंस इनके कहाँ से, तो जो व्यापार के जो रिलेशंस थे, अफ्रीका, यूरोप, इंडोनेशिया, चाइना, पर्शिया, बुर्मा एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. Articles like rice, species, sugarcane were exported, यानी कि that were exported from the Southeast Asian countries, while horse, luxury product and metals were imported from the Persia. Indian textiles were also in great demand abroad. यानी कि जो metals थे, luxury product थे, that were also demand from in abroad. Due to the process of urbanization and economic growth, India's foreign trade with the European and Asian market increased considerably. यानी कि जो इंडिया का जो फॉरेन से जो ट्रेड था और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ था वो डे बाय डे क्या होता गया, इंक्रीज होता गया. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. थैंक यू फॉर ऑल.